क्या आप डिफेंस और एनी कैटेगरी जैसे कि SC, ST, VJ, NT, OBC, SBC और आप ओपन या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पता नहीं कि कौन से वैलिड एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए सही है। वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपके साथ आज इस वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशन, सारे इम्पोर्टेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको आगे एडमिशन्स के लिए रिक्वायर्ड लगने वाले हैं फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है और इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ सब व्यूअर्स का मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न ENTC एवरीडे। इस चैनल पे मैं आपको रोज वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेकर आता हूँ और मैं आपसे आसान हिंदी भाषा में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल को, ये वीडियो को और भी बाकी लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और पास ही में बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है, उसी को भी प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो जरूर करना। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है। इससे क्या होता है ना, हमें एक थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलता है जिससे हम वीडियो को और अच्छी तरह से क्वालिटी वाइज उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो ठीक है, चलो ले चलता हूँ आपको एक टॉपिक पे। दोस्तों, इस स्लाइड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल। जो सारे कैटेगरीज के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से है वो मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सभी को कॉमन लगने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हूँ या इसको कर रहा हूँ, ये सभी के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छी से नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर एंड होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ, आप जहाँ पे भी एडमिशन फॉर्म अपना सबमिट करेंगे, आप उससे पहले क्या कीजिए, कम से कम सारे डॉक्यूमेंट्स के 10 से 15 सेट बना के रखिए, रेडी सेट बना के रखिए। ताकि इससे क्या होगा, जब भी आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, एक सेट ऑफ पंच आपका जो जेरोक्स कॉपी रहेगा वो डायरेक्टली आपको उसके साथ अटैच करना है। दोस्तों, नाउअडेज अगर आपका वो कुछ पर्सनल या सेल्फ डॉक्यूमेंट है तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भी आप उसको अटेस्टेड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो गैजेट ऑफिसर के साथ ही सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप खुद का अगर डॉक्यूमेंट है तो आज सेल्फ अटेस्टेड फॉर दिस, यूजिंग फॉर दिस पर्पस, ऐसा लिख के आप उसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि 10th और SSC की मार्कशीट। जी हाँ, वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट जो सभी के पास ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद है 10th और SSC का बोर्ड सर्टिफिकेट। दोस्तों, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? मार्कशीट में जो मार्क्स आते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल टेबल में मार्क्स आते हैं और बोर्ड सर्टिफिकेट में जो मार्क्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम में होते हैं। तो इससे हम मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोर्ड सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगने वाला है आपको 12th और HSC बोर्ड मार्कशीट, साथ ही में आपको लगने वाला है 12th और HSC बोर्ड सर्टिफिकेट और साथ ही में आपको लगने वाला है लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LC या TC भी बोला जाता है। और ये जो चाहिए ये आपका प्रीवियस कॉलेज का चाहिए, प्रीवियस यानी जो आपने जस्ट रिसेंटली पास कॉलेज का किया है उसी कॉलेज का LC एंड TC रिक्वायर्ड है। साथ ही में आपको एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड चाहिए। अगर आप नीट के लिए बैठे हो, JEE के बैठे हो या MST CET के लिए बैठे हो तो इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो आपको रिक्वायर्ड लगेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ, अगर आपके पास उसका एडमिशन फॉर्म और अगर आपके पास हॉल टिकट है तो ये एडेड एडवांटेज है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट स्कोर कार्ड तो भी आपको संभाल के रखना है। साथ ही में आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। इससे आपको क्या प्रूव होता है कि आपकी नेशनैलिटी प्रूव होती है। नेशनैलिटी यानी कि आप इंडियन है। ठीक है, बहुत लोगों के TC या LC पे भी नेशनैलिटी लिखी आती है इंडियन, बट
नेशनलिटी अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज ये 3 डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिसको हम बोला जाता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट या तो फिर पासपोर्ट। तो ये तीनों के थ्रू आप अपनी नेशनलिटी को प्रूफ कर सकते हैं। नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो तहसील ऑफिस से बनता है। नाउअडेज नेशनलिटी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट आ रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने स्टेट के लिए होता है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनलिटी इज इंडियन एंड डोमिसाइल इज, अगर आप महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र डोमिसाइल होंगे, अगर आप एमपी हो तो एमपी डोमिसाइल होंगे, तो उस स्टेट के हिसाब से डोमिसाइल बनता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके ऑलरेडी आप जब बर्थ हुए तो ऑब्वियस है कि उसी के वक्त का सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये बहुत ही एडेड एडवांटेज है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पासपोर्ट साइज कलर फोटो। ये मैंने देखा है काफी बार कि काफी बच्चों के पास लेटेस्ट वाले कलर कॉपीज फोटोज नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते हैं या बचपन के कुछ तो भी फोटोज होते हैं। दोस्तों याद रखिए, आप एडमिशन लेने जा रहे हो, आप फॉर्म में अपना फोटो स्टिक करते हो और वही फोटो से आपका जितने भी साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का, वो उतने साल तक आपका आईडी कार्ड पे आपका फोटो वही स्कैन होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फोटो बनाओ वो कलर फोटो और लेटेस्ट वाला फोटो दीजिए, जिससे क्या हो, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो। दोस्तों नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड इंडिया में कंपलसरी हो चुका है। एक चीज आपको बहुत जरूरी करना है कि आधार कार्ड आप जो भी निकालो वो उसके साथ आपका पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों ये चीज आपको आगे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त भी इंपॉर्टेंट लगेगी। तो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करके आप अपना काम या समय जो है अभी से बचा सकते हो, जो कि आगे चल के आपको उसका प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। दोस्तों आधार कार्ड पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मोबाइल नंबर तो लिंक करवाना ही है, साथ ही साथ मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक करवानी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर या तो डेट या तो मंथ अगर कोई भी चेंज है तो आपको इमीडिएटली उसका प्रूफ देके अभी से ही आपको उसको चेंज करवा लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस अपडेट होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर अभी से आप अगर अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधार कार्ड with link mobile number and correct date of birth। नेशनलाइज बैंक सेविंग अकाउंट कंपलसरी, एक स्टूडेंट जो है जो एडमिशन ले रहा है तो उसके पास अपना एक नेशनलाइज बैंक का में आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट का जो फर्स्ट होल्डर नेम है वो पर्टिकुलरली फ्रॉम स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट अकाउंट रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसमें फर्स्ट होल्डर आपका स्टूडेंट का खुद का नाम होना चाहिए, फिर सेकेंड ओनर कोई भी रहो। दोस्तों सेविंग अकाउंट या नेशनलाइज बैंक सेविंग अकाउंट जो है ये डॉक्यूमेंट आपको लगता है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, तो आप अभी से ही उसका प्रोसेस कर दो। तो एक स्टूडेंट अकाउंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, नाउअडेज काफी सारी बैंक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। जो भी आप पुराने कॉलेज से हो तो उसका पुराने कॉलेज का आपको क्या करना है, टीसी देना है या तो वहां का बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट से आपका नेशनलाइज बैंक में आपका सेविंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप माइनर हो तो आप स्टूडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। दोस्तों ये भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्कॉलरशिप के लिए लगता है, एडमिशन के लिए तो फिलहाल नहीं लगेगा, बट कुछ कैटेगरीज के एडमिशंस है जो आपको उसके लिए वहां पे इनकम सर्टिफिकेट लगता है। जैसे अगर आपकी एडमिशन TFWS में होती है, TFWS का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, अगर इस कोटा में आपकी एडमिशन होती है तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लगता है। इसमें इनकम सर्टिफिकेट जो है वो फैमिली का रहता है, आपके पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं या आपके फादर अर्निंग कर रहे हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट होता है। जनरली इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपका ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि इनकम टैक्स फॉर्म होता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो वो भी चल जाता है। दोस्तों आखिरी के जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आधार कार्ड विद लिंक मोबाइल नंबर एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, नेशनलाइज बैंक सेविंग अकाउंट कंपलसरी फॉर फर्स्ट होल्डर दैट इज स्टूडेंट नेम होना चाहिए, एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दैट इज ITR यानी इनकम टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये हो गए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट नॉट फॉर ऑल, यानी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी कैटेगरीज के लिए नहीं रिक्वायर्ड करते हैं, बट कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, कुछ स्पेशल है केसेस रहते हैं स्टूडेंट्स में, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए और पास ही में बेल आइकॉन है, सो दैट आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप आखिरी तक वीडियो देखते रहिए। आपको और भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। आप वीडियो तक आखिरी तक बने रहिए और वीडियो को तक लास्ट तक देखिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, डॉक्यूमेंट नॉट फॉर ऑल, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। तो ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लगता है। सो पहला है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। काफी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट हु ऑलरेडी टेकन एडमिशन टू एनी ग्रेजुएशन कोर्स एंड नाउ विलिंग टू चेंज हिज हर कोर्स इन अदर देन होम यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वो आपकी होगी एक होम यूनिवर्सिटी। जो डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो वो हो गया आपका होम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप वो होम यूनिवर्सिटी से अगर आप दूसरे अदर देन होम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और अभी तक कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, आप फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप बोर्ड के अंडर में थे। अब बोर्ड से आप यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहे हो, तो बोर्ड से अब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन टू एनी ग्रेजुएशन कोर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले ही कोई ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं और 1 साल वहां पे करते हैं, लेकिन उनको कुछ उस कॉलेज से कुछ जमता नहीं है, या तो कुछ उनका पंगा हो जाता है, या कुछ उनको एटीकेटी हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वहां से टीसी निकाल के फिर बाद में वापस से दूसरे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, या तो फिर उसी में वहां पे। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। लेकिन आपने अभी अपनी लेटेस्ट में बोर्ड एग्जाम कंप्लीट की है और अब आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में अपीयर होंगे, मींस यू आर चेंजिंग फ्रॉम बोर्ड टू यूनिवर्सिटी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। नेक्स्ट जो है गैप सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपना एजुकेशन के बीच में कुछ उनको दिक्कत आ जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी एनी इश्यू आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने एजुकेशन के बीच में कुछ गैप ले लेते हैं, यानी आफ्टर 10th या बिफोर 10th या आफ्टर 12th के बाद फिर काफी सालों के बाद फिर वो वापिस से ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। तो अगर आपका गैप है विद इन द एजुकेशन के बीच में, तो आपको आपके तहसील से जाके आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको बोला जाता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, 6 रिलीजियस कम्युनिटीज है जिसका नाम है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन यानी पारसीज एंड जैन्स। तो ये जो कम्युनिटीज है ये बेसिकली माइनॉरिटीज कम्युनिटीज बोली जाती है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ये 6 रिलीजन में से कोई भी एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना सकते हो। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप तो अपने ही तहसील में जाके आप उस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट्स को मिलिए, या तो फिर तहसील में जाइए और तहसील में जाके आप वहां से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यानी एक एफिडेविट होता है, और आप अपने समाज से या तो फिर आप जिस मेजर जो आपके समाज का जो मेन हेड है, उस रिलीजन का जो मेन हेड है आपके तहसील में, वहां पे जाके भी आप ये सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हो। तो इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको तहसील में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, काफी सारे कॉलेज होते हैं जो माइनॉरिटी पे बिलोंग करते हैं। मुस्लिम्स के कुछ माइनॉरिटीज कॉलेजेस है, सिख्स के कुछ माइनॉरिटी कॉलेज है, क्रिश्चियंस के भी कुछ माइनॉरिटीज कॉलेज है, बुद्धिस्ट के भी कुछ माइनॉरिटीज कॉलेज है, इवन दो पारसीज एंड जैन्स के भी कुछ माइनॉरिटीज कॉलेज है। वहां पे 51% तक एडमिशन जो होती है वो माइनॉरिटी के बेसिस पे होती है। तो बहुत अच्छा कोटा है, आप इसका ये सर्टिफिकेट का यूज करके आप अच्छा से अच्छा माइनॉरिटी कॉलेज भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है माइनॉरिटी है यानी इसका मतलब नहीं है कि वहां पे फैसिलिटीज नहीं होंगी। डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे माइनॉरिटीज कॉलेज हैं जहाँ पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज है। फिलहाल अभी मैं कॉलेज के नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा जहाँ पे मैं आपको पूरे कॉलेजेस की लिस्ट और नाम बताऊंगा कि प्लेस वाइज अच्छे अच्छे कॉलेजेस कौन से और उसका हाईएस्ट पैकेज एंड लोएस्ट पैकेज कैसा है। आप ये बात बहुत अच्छी से ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग कर रहे हैं तो प्लीज माइनॉरिटी का बेनिफिट या कंसेशन लीजिए। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी आती है, अगर आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेते हो तो तभी भी आपको ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ऑल्सो अगर आप एडमिशन फॉर्म भरते वक्त अगर आप अपनी माइनॉरिटी वहां पे सिलेक्ट करते हो
कि मैं ये माइनॉरिटी हूँ, जैसे मैं सिख माइनॉरिटी हूँ या मैं जैन माइनॉरिटी हूँ तो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हूँ, अगर मैं ये माइनॉरिटी हूँ तो वहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है, तभी आपको माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। सभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें से थर्ड जो है माइनॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है कैटेगरी वाइज आखिरी तक वीडियो तक देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर एंड कमेंट प्लीज डू इट। तो दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है एससी एंड एसटी। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो कंपलसरी फॉर ऑल थे, वो ऑलरेडी हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको नोट डाउन भी करवा के दिए थे। आपने शायद उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया होगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर एक कैटेगरी को लिखने वाले, लेकिन अब एससी के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो कौन से है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए वो मेन डॉक्यूमेंट्स और ये दो डॉक्यूमेंट्स। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम ट्राइब सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और दूसरा है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जिसको हम ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा में लगने वाले एससी और एसटी कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए। आपको अगर आप एससी कैटेगरी है तो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी कैटेगरी है तो भी कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी दोनों लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वीजे कैटेगरी जिसको बोलते हैं विमुक्त जाति एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी डीटी, या तो फिर एनटी ट्राइब्स, एनटीबी, एनटीसी, या तो फिर एनटीटी यानी नोमैडिक ट्राइब्स कैटेगरी के लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें भी आपको सबसे पहले लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर ट्राइब सर्टिफिकेट, उसके बाद लगेगा आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या तो ट्राइब सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी एंड एसबीसी। तो उसको भी लगने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट या तो ट्राइब सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लगने वाला है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको लगने वाला है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी सिमिलर लाइक अ वीजेएनटी कैटेगरी। तो दोस्तों ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को लगने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं। ये उसके एडेड लैंग्वेज है जो आपकी कास्ट को प्रूफ करते हैं और आपकी कास्ट की वैलिडिटी भी प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। सर मैं डिफेंस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ और मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं या मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है अदर देन बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो मुझे नहीं पता है। तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि डिफेंस कैटेगरी के बच्चों को क्या बनाना है। दोस्तों डिफेंस कैटेगरी में बेसिकली 3 टाइप आती है, डिफेंस 1, डिफेंस 2 एंड डिफेंस 3। इस डिफेंस कैटेगरी में जो बच्चे रहते हैं वो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट को भी बिलोंग कर सकते हैं या तो फिर अदर देन महाराष्ट्र के स्टेट को भी बिलोंग कर सकते हैं। उनके फादर का डोमिसाइल कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सभी डिफेंस 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट बनवाना है जिसका नाम है प्रोफार्मा सी। अब ये प्रोफार्मा सी आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट दिया है जो कि 2019-20 का डीटी का एडमिशन ब्राउचर है। ये लास्ट ईयर का एडमिशन ब्राउचर है जिससे आप उसके पेज नंबर 56 पे जाके आप प्रोफार्मा सी का कॉपी देख सकते हो। दोस्तों इस तरह से हमारा प्रोफार्मा सी दिखता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। फॉर डिफेंस 1, 2 एंड 3 कैंडिडेट्स फॉर सन एंड डॉटर ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, यस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये प्रोफार्मा सी यानी फॉर डिफेंस 1, 2 एंड 3 कैंडिडेट्स के लिए आपको कंपलसरी बनवाना है। ये अगर आपके पेरेंट्स अभी भी वर्किंग है, सर्विस में है या रिटायर्ड है या डिसेबल्ड हो चुकी है या एनी चीज की वजह से, कोई भी इधर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कोई भी सेक्टर में है डिफेंस में, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे वहां से आपके रिलेटेड टू डिपार्टमेंट से आपके घर से कोई भी है तो उसका कोटा आप यहाँ पे ले सकते हो। ये सर्टिफिकेट आप वहां से मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको फर्स्ट ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर टू डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी,
फॉर एकेडमिक ईयर। मैंने आपको बताया ये जो मैंने बता रहा हूँ ये 1920 का है दोस्तों। अभी मैंने आपको प्रोफार्मा सी यानी डिफेंस सर्टिफिकेट बताया और मैंने आपको बताया भी कि आपको उसको कहाँ से बनवाना है और किस तरह से बनवाना है और किस किस को वो प्रोफार्मा सी लगने वाला है। अभी जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने आपको उसमें बताया कि आपको प्रोफार्मा सी बनाने वक्त आपको अपने फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप डिफेंस कैंडिडेट कहला सकेंगे। तो अगर आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होगा, फादर डोमिसाइल होगा, तभी आप डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं या डिफेंस कैटेगरी की सीट में आपकी एडमिशन हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक को लेके मुझे लगता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो डाउट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकूं या तो फिर कमेंट का रिप्लाई देके आपको हेल्प कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आया करूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों MSCET 2020 अपडेट्स एंड डेट्स ये हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर MSCET का नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, क्या होने वाला है, कैंसल्ड है या पोस्टपोन्ड है। दोस्तों 23 जून 2020 को उनका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि MSCET पोस्टपोन्ड होने वाली है और आने वाले 15 दिन में हम नया नोटिफिकेशन देने वाले हैं। 15 दिन अगर बात करूं तो 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके ऊपर और 15 दिन हो चुके हैं अभी तक, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन लास्ट वीक 20 जुलाई को एक पेपर में थोड़ा काफी कंफ्यूज आर्टिकल था, लेकिन उसमें क्लियरली बोला गया था कि MSCET कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। MSCET होंगी और हो सकता है लेट हो। विदाउट ज्यादा टेंशन लिए आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आप एज अ स्टूडेंट अपना मेहनत करना ना छोड़े ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सजेशन, लेकिन आप अपनी मेहनत करना ना छोड़े। दोस्तों टाइम है पढ़ने का, टाइम है कुछ हासिल करने का। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके आपके कुछ 5 या 10 पॉइंटर भी अगर आप बढ़ा सके तो ये टाइम बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके डेली 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, मॉक सीटी अपीयर कीजिए। जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो कंटिन्यू रखिए। मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, अगर आप अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आप जैसे BSc फिजिक्स में जाना चाहते हैं, BSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं या BSc कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग में, तो उस रिलेटेड जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लर्निंग अभी से शुरू कर दीजिए। और MSTCET 2020 एग्जाम की पढ़ाई ना छोड़े, उसको अभी भी ऑब्जेक्टिव MCQ पढ़ना कंटिन्यू रखिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकॉन को बटन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मुझे और कौन से नए टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल एंड।